हेलो साथियों नमस्कार, राधे राधे। एक बार आप सभी बंधुओं का पुनः आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर तहे दिल से लेके स्वागत है। सभी साथी बहुत ही अच्छे से लेके जुड़ जाइएगा। मित्रों आज की क्लास में हम बिल्कुल नए बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं समास। हालाँकि आज हमारा जो है क्लास यह जो नए स्टूडियो से है, किसी अलग स्टूडियो स्टूडियो से, बट मैं मानता हूँ कि आपके इसमें भी किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? क्वालिटी वगैरह सब कुछ प्रॉपर रहने वाली है, ठीक है? देखिए हम एक नए बिंदु के बारे में बात करेंगे और आज हम बिंदु पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समास। ठीक है, समास की बातें करेंगे साथियों। और समास बिंदु आप जानते हैं कि संधि के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला बिंदु है समास। समास बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेके पढ़ने वाले हैं और यहाँ तक कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कंटिन्यू इन क्लासों को देखते हैं तो इसको आप 4-5 पार्ट में बांट करके अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे छोटी-छोटी क्लासों के रूप में। देखने में भी आपकी सहजता सहजता रहेगी और ऐसे करके कुछ ही टाइम में आपके समाज टॉपिक ऑन टिप्स कंठस्थ हो जाएगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इसमें छोटी-छोटी ट्रिकें काम आएगी आपके, तो ट्रिक बेस्ड भी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो देखिए, बिल्कुल बेसिक से लेके अपन पढ़ने वाले हैं। मित्रों बात करें समास की, तो आपके जो समास है 2 शब्दों के योग से बना है और वो 2 शब्द है सम और आस। और आप सभी जानते हैं कि सम का अर्थ क्या होता है? समीप यानी पास। तो सम का अर्थ हो जाएगा आपके पास में और आस यानी भाई कोई आपको कहे कि ले मित्र आसन ग्रहण कर, यानी अपना आसन ग्रहण करो, यानी उचित स्थान पर निर्धारित स्थान पर क्या करो? बैठ जाओ। तो सम यानी समीप यानी पास और आस का अर्थ क्या होता है मित्रों? बैठना। आस का अर्थ क्या हो जाएगा? बैठना या आपके इसका अर्थ हो जाएगा मिलना, यानी पास-पास बैठना। ठीक है? पास-पास कह सकते हैं, पास-पास बैठना या पास-पास मिलना। अब मैं बात करूँ समास की, तो आप सभी जानते हैं कि समास में पास में कौन बैठता है? तो देखो समास में क्या होता है साथियों, जैसे अपन ने संधि में ये बात पढ़ी कि संधि में होता है 2 वर्णों का मेल। संधि में किसका मेल होता है? 2 वर्णों का मेल होता है, 2 वर्णों का मेल। लेकिन समास में किसका मेल होगा? तो समास में मेल होता है मित्रों 2 शब्दों का। किसका मेल होता है? 2 शब्दों का मेल, 2 शब्दों का मेल। यानी संधि में तो वर्णों का मेल है, समास में 2 शब्दों का मेल है। शब्दों की जगह आपको कई जगह पद भी मिल सकता है, तो पद और शब्द एक ही बात है, 2 शब्दों या पदों का मेल। हालांकि माइनर अंतर होता है शब्द और पद में भी। जैसे देख लो आप कि शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है मित्रों? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह आपके शब्द होता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या होता है? शब्द। जबकि मैं बात करूं पद की, तो पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पद। यानी आप ये बात तो जानते हैं कि सर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द है और शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह क्या होता है? वाक्य होता है। ये बात हमने बेसिक परिचय में भी शुरू में पढ़ी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्णों का समूह शब्द है और शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह क्या है? वाक्य। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे शब्द और पद की। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा रमेश, तो रमेश क्या है? शब्द है। यहाँ मैंने लिखा पुस्तक, तो ये पुस्तक भी क्या है? शब्द है। लेकिन साथियों जब इस शब्द हम वाक्य में लिखते हैं तो ये शब्द नहीं रह करके क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा, रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है हमारे कि जो रमेश ये शब्द था ना, लेकिन अब इसको अपन क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। पुस्तक को भी क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे मित्रों? पद बोलेंगे। इसी तरह से ये जो पढ़ता है ये भी क्या है? अपना पद है। यानी वर्णों का सार्थक समूह अकेला है तो शब्द है और वाक्य में लिखा है तो क्या है? पद है। जैसे अब रमेश वाक्य में करता है तो हम इसको ये बोल देंगे ये कर्ता पद है। क्या पढ़ता है? पुस्तक, तो ये कर्म पद है। और आपकी क्या काम हो रहा है? पढ़ने का, तो ये आपकी क्या हो जाएगा? क्रियापद हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ ये वाली बात आपके क्लियर है कि अकेला आ रहा है वर्णों का समूह तो शब्द है और वाक्य में लिख दिया है हमने उसे, तो अब वो शब्द नहीं रह करके क्या कहलाएगा? पद की श्रेणी में चला जाता है, पद कहलाता है। यानी कोई विशेष फर्क नहीं है, अकेला है शब्द है, वाक्य में लिखा है पद है। तो समास में आपके 2 शब्दों या 2 पदों का मेल होता है, जबकि संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। तो अब अपन यहाँ पे आते हैं, समास में पास में बैठता कौन है? तो समास मेल किसका होता है? शब्दों का।
तो समास में पास में कौन बैठेगा? शब्द बैठेंगे। कैसे? जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा आपके गंगा, इधर लिखा का और इधर लिखा जल। अब यहाँ पर 3 शब्द है। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, इस बीच के पद का लोप कर देंगे और गंगा और जल पास पास बैठ जाएंगे, तो हमारा समास क्या बन जाएगा? गंगा जल। ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो अब यहाँ पर अलग अलग शब्द है दही और इधर कौन है? बड़ा। बीच में भी बहुत सारे पद है, लेकिन अब इनका क्या हो जाएगा? लोप। और जब ये दही और बड़ा पास में मिलके नया शब्द बना लेंगे, क्या बन जाएगा? दही बड़ा। तो समास का मतलब होता है पास पास बैठना। समास का अर्थ क्या हो गया? पास पास। पास पास में बैठा कौन? इधर से ये दही और इधर से ये बड़ा, यानी 2 शब्द है जो पास पास बैठते हैं। तो मैं मानता हूँ मेरे सभी प्यारे साथियों की ये बातें बहुत अच्छे से लेके क्लियर हो गई है। एक हम यहाँ पर समास का अर्थ लिखेंगे। समास का अर्थ, तो समास का अर्थ क्या हो गया मित्रों? पास पास बैठना या मिलना। तो समास का आपके अर्थ हो जाता है पास बैठना। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना साथियों, कभी भी एग्जाम में समास का अर्थ नहीं पूछा गया है। हर बार आपसे क्या पूछा जाता है? समास का शाब्दिक अर्थ। क्या पूछा जाता है आपसे? समास का शाब्दिक अर्थ। जैसे आपने पढ़ा ना, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, योग या जोड़। इसी तरह से ये बात आपको ध्यान रखनी है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो साथियों अभी हमने क्या देखा, ये वाली जो लाइन होती है ना, इस प्रकार से, जैसे मैं कहूँ खोल के हम किसी बात को लिखते हैं, जैसे इधर मैंने लिखा रसगुल्ला, ये आपके समास है। ये तो क्या है? समास। लेकिन जब मैं इसको खोल के लिखूं कि रस में डूबा हुआ गुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, डूबा हुआ गुल्ला, अब जो ये वाली कंडीशन है ना, जो हमने इसको खोल के लिखा है, इसको अपन कहते हैं समास विग्रह। इसको क्या कहते हैं? समास विग्रह। और ये जो छोटा रूप लिखा है, ये क्या है? हमारा समास। यानी ये अलग अलग शब्द थे, रस में डूबा हुआ गुल्ला, फिर हमने बीच के पदों का लोप किया और रस और गुल्ला को पास पास बैठाया, क्या बन गया? रसगुल्ला। तो जो ये रसगुल्ला शब्द बना है, ये तो आपके समास है, जो छोटा रूप है, और ये बड़ा रूप है, जो खुला हुआ रूप है, वो क्या है? समास विग्रह। तब आपको यहाँ से क्या समझना है? समझना है समास का शाब्दिक अर्थ। अब समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इस हिसाब से हमारे छोटा रूप, ये जो बड़ा रूप था समास विग्रह था, समास की प्रक्रिया से समास किया तो समास से शब्द क्या बना? रसगुल्ला। यानी साथियों यहाँ से आपको समझना है कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है छोटा रूप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। यानी दो अलग अलग दूर दूर शब्द है, उनके साथ में अन्य पद है बीच में, लेकिन जब वो बीच के पदों को हटा करके जो छोटा रूप बनाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? समास। छोटे रूप का अपन ये संक्षेप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संक्षेप। या मैं संक्षिप्तीकरण भी आपको कई जगह मिलेगा, एक ही बात है साथियों, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। संक्षिप्त का अर्थ आपकी क्या हो जाएगा? छोटा रूप। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? छोटा रूप, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। अब मैं आपसे यहाँ से बात करूं समास का विलोम, यानी इनका विलोम भी पूछा जाता है कई बार। तो बताओ समास का विलोम क्या होगा? तो साथियों आप सभी जानते हैं कि समास का अर्थ क्या हुआ? छोटा रूप यानी संक्षेप। तो ये तो संक्षेप या छोटा रूप, ये तो समास का अर्थ है, लेकिन समास का विलोम चाहिए आपको। तब आप कभी ये गलती मत कर देना कि सर ये वाला समास है और समास का विलोम होता है समास विग्रह। नहीं साथियों, विग्रह तो था संधि का विलोम। विग्रह किसका विलोम है? संधि का। यानी संधि यानी जोड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। और विग्रह का अर्थ क्या होता है? तोड़ना। तो संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। संधि का विलोम है विग्रह। विग्रह ऑप्शन में नहीं हो तो अपन संधि शब्दों का क्या करते हैं? संधि विच्छेद। तो संधि का विलोम विच्छेद भी मान सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि समास का विलोम क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सर समास का अर्थ है छोटा रूप, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बड़ा रूप। तो आपको ध्यान रखना है कि समास का जो विलोम है वो होता है व्यास। अब आप संधि पढ़ चुके तो आपको पता है व्यास का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होता है? यह की जगह ई आ जाएगा और फिर यह में कौन है? आ और फिर क्या है? से। तो वी धन आस क्या होता है? व्यास। वी यानी व्यापक रूप, विस्तृत रूप, बड़ा रूप। यानी समास का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ छोटा रूप, संक्षेप, संक्षिप्त, और व्यास का अर्थ क्या होता है? बड़ा रूप, विस्तृत रूप। अब आपसे यहाँ से विलोम पूछा जाए कि समास का विलोम क्या है? व्यास। संधि का विलोम क्या है? विग्रह। ठीक है,
अब तक हमने ये समझा समास दो शब्दों के योग से बना है, सम और आस। सम यानी पास पास, आस यानी बैठना, यानी इसका अर्थ हो गया पास पास बैठना। एग्जाम ओरिएंटेड चीज ये है, समास का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो ध्यान रखना है समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, संक्षिप्त या संक्षिप्तकरण। अच्छा, समास की परिभाषा पूछा तो समास किसे कहते हैं? तो सर हमने अभी देखा कि समास में तो दो शब्दों का मेल होता है, संधि में दो वर्ण थे और समास में दो शब्द है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी साथियों, दो शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो आपकी परिभाषा बन जाएगी, दो शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं, दो शब्दों या दो पदों के मेल को समास कहते हैं। क्या सर इस परिभाषा से काम चल जाएगा? तो मित्रों आपने जो बचपन में पढ़ी है, मैं कहूँ छठी से 12वीं तक कभी पढ़ी है, तो ये शॉर्ट परिभाषा चलती है आपके कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, या दो वर्णों का मेल संधि है और दो शब्दों का मेल क्या है? समास। लेकिन अभी हमें केवल इतनी परिभाषा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आप कॉम्पिटिशन में आ गए हो और आपको पता है कि RSS भी हो चाहे RPS हो, इन सब का ट्रेंड बदल चुका है। और आपके एग्जाम के पेपर तो आपने अभी जो हो रहे हैं देखे होंगे, पहले में और आज में रात दिन का फर्क है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं चलना है। एग्जामिनर अब ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रश्न में चार चार प्रश्न एक साथ। समझ गए बात को? तो इस पैटर्न से लेके हमें बहुत ही व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से इन चीजों को समझना है। बिल्कुल किसी बात की देरी नहीं है, आराम से धीरे धीरे करते करते कुछ दूर आप चलो कुछ दूर हम चलें, इससे करके अपना अपना किराया बचा लेंगे। यानी छोटे छोटे पार्ट हो चाहे बड़े बड़े पार्ट हो, कोई बात नहीं, चाहे 40 मिनट की क्लास हो चाहे 2 घंटे की हो, आपको धीरे धीरे इन चीजों को समझना है। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस प्रकार से लेकर इन चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास करूंगा कि 100% मेरी मेहनत और आपकी मेहनत मिलके आपको अपनी सफलता तक 100% पहुंचा देगी। सरस्वती कभी भी अपना ऋण अपने ऊपर नहीं रखती है, इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखिए। तो आराम से लेके हम बातें आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब दो शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं, ये बातें पहले तक चल जाती थी, अब आपको इसकी थोड़ी एक विस्तृत परिभाषा पढ़नी है। तो देखो ये विस्तृत परिभाषा क्या है, मैं बात करूं समास की, किसकी बात करूंगा? समास की। तो समास के अंतर्गत अपन बात करेंगे कि भाई जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द कह दूं चाहे पद कह दूं एक बात है, अधिक शब्द अपने बीच के, अपने बीच की, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों, योजकों तथा अन्य शब्द शब्दांशों का लोप कर, अन्य शब्द शब्दांशों का लोप कर, अन्य शब्द शब्दांशों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं, अन्य शब्द शब्दांशों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्योंकि समास का अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं, उसे समास कहते हैं। ये बहुत ही बारीक बात है, अच्छे से लेके ध्यान रखना कि समास में लोप किस किस का होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक शब्द किसका लोप करेंगे? तो अपने बीच की विभक्तियों का लोप करेंगे, अपने बीच के योजक जो भी चिन्ह है, योजक चिन्ह, इनका लोप करेंगे, और अन्य जो भी आपके पद है, शब्द शब्दांश है, इनका लोप करके जो छोटा रूप बनाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तब आपको यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना है, समास में लोप। क्या ध्यान रखना है? समास में लोप, यानी समास में लोप किस किस का होता है। तो इस बात को समझेंगे गौर से। समास में लोप देखिएगा साथियों, समास में मैं सबसे पहले बात करूं तो आपका पॉइंट क्या है? विभक्तियों का लोप होता है। तो समास में एक तो ध्यान रखना है विभक्ति का लोप होता है, एक तो समास में किसका लोप होता है? विभक्ति का लोप होता है। दूसरी बात, समास में आपके किसका लोप होता है? योजक चिन्हों का लोप होता है। योजक यानी जो अवयव है इनका लोप होता है, योजक या अवयव का लोप अपने जैसे कह सकते हैं, योजक या अवयव का लोप। और अगली बात, इसमें किसका लोप होता है? अन्य शब्द शब्दांशों का।
यानी पदों का लोप ही होता है। शब्द कह दो चाहे पद कह दो, अन्य शब्द शब्दांश कह दूं या फिर मैं कह दूं पदों का लोप होता है। एकदम आराम से लेके ये बातें आपकी शब्द तक क्लियर होती जाएगी। बस एक ही शर्त है, धैर्य पूर्वक बातों को कंटिन्यू करना है आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन आपकी इन क्लासों से बाहर नहीं मिलेगा। बस बात है धैर्य की। विभक्ति का लोप कैसे? जैसे मैंने एक आपके समास विग्रह का उदाहरण लिखा, गंगा का जल। अब मित्रों, जब हम ये समास विग्रह है, जब इसका अपन समास बनाएंगे तो यहाँ से किसका लोप हो जाएगा? का। और का क्या होता है? सरकर्ता ने कर्म को करण से ही संप्रदान के लिए पदान से अलग संबंध का के की, तो ये संबंध कारक की विभक्ति है का, और इसका क्या हो जाएगा? लोप। विभक्तियां कारक की होती है, तो जब का लोप हो जाएगी तो हमारे पास गंगा और जल पास पास आके बैठ जाएंगे और हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा? गंगा जल। ठीक है, इसी भांति योजक का लोप, जैसे मेरे पास समास विग्रह का उदाहरण है, माता और पिता। माता और पिता। अब जब हम देखते हैं और एक योजक चिन्ह है, यानी जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करे, वो क्या है? योजक। ये एक अवयव भी है, समुच्चय बोधक अवयव भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर योजक या अवयव का लोप होगा, और जब हम इसका समास बनाएंगे तो माता और पिता का समास क्या बन जाएगा? माता पिता। यानी इसमें एक आपके योजक का भी लोप होता है। इसी तरह से आपके पदों का भी लोप होता है। जैसे मैं बात करूं रेल। रेल देखो, हमें लगता है एक सर हिंदी का शब्द है। देखो, रेलगाड़ी को हिंदी में कहते हैं लोहपथ गामिनी। ठीक है, तो रेल अंग्रेजी का ही शब्द है। ध्यान रखना, ट्रेन भी अंग्रेजी का शब्द है। तो रेल का अर्थ होता है मित्रों पटरी। मैंने लिखा रेल पर, यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी। अब जो भाई पहली बार इसको पढ़ रहा है ना, उसको लगेगा यार ये कोई विग्रह थोड़ी होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी, लेकिन ऐसा विग्रह होता है साथियों, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब इसमें जो बीच के चिन्ह है, यानी जो आपके यहाँ पर मैं बात करूँ, पर कारक चिन्ह हो गया और उसके अलावा पर चलने वाली, इनका लोप होता है, तो हमारा नया शब्द क्या बनता है समास का? रेलगाड़ी। क्या बन जाएगा? रेलगाड़ी। तो आप बात मेरी समझ गए होंगे। हालांकि यहाँ से जहाँ तक संभावना है, इस प्रकार का भी प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन एग्जामिनर है, बदलता ट्रेंड है, तो कुछ भी पूछ सकता है, वो आजाद बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप करते हैं। किसका लोप करते हैं? विभक्तियों का। योजकों यानी अवयव का भी लोप करते हैं, या अन्य शब्द शब्दांशों का भी, अन्य पदों का भी लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे, जैसे यहाँ पर ये गंगा जल समास है और ये गंगा का जल क्या है? समास विग्रह। इसी तरह रेलगाड़ी समास है, जो छोटा रूप बना वो क्या है? समास। और जो ये खुला रूप है इसको क्या कहते हैं मित्रों? समास विग्रह कहते हैं। तो ये कुछ एक बातें बस आपको आराम से लेके इनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपकी समास की बातें होगी, जो छोटा रूप है वो क्या है? समास। अब हम बात को समझेंगे समास विग्रह को। किसको समझेंगे? समास विग्रह को। अभी मैं यहाँ पे आपके परिभाषा लिख रहा हूँ एक समास विग्रह की। किसकी परिभाषा है? समास विग्रह क्या होता है सर? यानी आपने जान लिया कि जो ये छोटा रूप है ये तो समास हो गया, और ये जो खुला हुआ रूप क्या है, ये क्या है? समास विग्रह। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, समास विग्रह क्या ध्यान रखना है? समास विग्रह क्या होगा? तो देखो, समास विग्रह क्या होता है। तो मित्रों, ये जो समास की प्रक्रिया से शब्द बनता है ना, इसे अपन कहते हैं समास, या कहते हैं समस्त पद, या क्या कहते हैं? सामासिक पद। तो जब समास, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ सामासिक शब्द, या अपन इसको कह सकते हैं समस्त पद, समस्त पद। तो जब किसी समास को, यानी ये वाला जो रसगुल्ला है ये समास है, यही समस्त पद है, यही सामासिक शब्द है, ये जो एक शब्द बनता है वही समस्त पद या सामासिक शब्द है। तो जब समास यानी सामासिक शब्द या समस्त पद को उसके विभक्ति चिन्हों, उसके विभक्ति चिन्हों योजकों या अन्य पदों के साथ, अन्य पदों के साथ जब समास समस्त पद या सामासिक पद को उसके विभक्ति चिन्हों, योजकों या अन्य पदों के साथ लिखा जाता है या दर्शाया जाता है, लिखा जाता है,
या दर्शाया जाता है तो अन्य पदों के साथ लिखा जाता है, तो यह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। तो यह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। यानी मित्रों इस बात को एक बार इस प्रकार से लेके वापस समझिएगा। जैसे मैं एक बार इसको हटाता हूँ और मेरे पास शब्द है ये आपके विद्यालय। क्या है? विद्यालय। अब आपको पता है कि सर ये विद्यालय एक शब्द है, यानी ये समास है। ये किसका उदाहरण है? समास का उदाहरण है। या फिर मैं इसी को क्या कह दूंगा? सामासिक शब्द कह दूंगा। क्या कह दूंगा भाई? सामासिक शब्द। या मैं इसी को क्या कह सकता हूँ? समस्त पद। क्या कह सकता हूँ? समस्त पद। यानी जो समास की प्रक्रिया से एक शब्द आता है वो होता है समस्त पद, सामासिक शब्द या समास, एक ही बात है। तो जब कोई समास या सामासिक पद या समस्त पद को उसके विभक्ति चिन्हों के साथ में या योजक के साथ में या अन्य पदों के साथ में जो अब हम खोल कर लिखते हैं, अलग अलग दर्शाते हैं, तो वो समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे ये विद्यालय था, अब मैं इसको लिखूं खोल के, मतलब इसका विग्रह क्या होगा? वैसे हम आगे आगे जैसे जैसे समास पढ़ेंगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी आपको पता है विद्या और आलय दो शब्द है, तो इसका विग्रह होता है मित्रों विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय। अब आपको पता है कि यहाँ पर किसका लोप हुआ था? के लिए का लोप हुआ था। और के लिए क्या होती है? संप्रदान के लिए, यानी संप्रदान की क्या होती है? संप्रदान कारक की विभक्ति होती है। अब इसका इसके साथ में लिख रहे हैं ना, तो के लिए के साथ में लिखा, तो ये वाली पूरी लाइन हमारा क्या बन गई? समास विग्रह बन गई। मैं मानता हूँ ये बिल्कुल बेसिक फैक्ट है और आप सभी साथियों के बहुत चौके तरीके से लेकर यहाँ तक की बातें क्लियर है। ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है साथियों? अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है और देखना है कि कोई भी जो समास है, यानी जैसे ये समास हो गया या सामासिक शब्द हो गया या समस्त पद हो गया, तो किसी भी समास, समस्त पद या सामासिक पद में, यानी जो भी समास होता है साथियों, उसमें दो पद होते हैं। समास कह दूं या मैं समस्त पद कह दूं, या इसे ही मैं क्या कह सकता हूँ? सामासिक शब्द। क्या कह सकता हूँ? सामासिक शब्द। यानी जो एक नया शब्द होता है ना हमारे पास में, विग्रह को विग्रह करने विग्रह नहीं करें तो भाई खुला हुआ रूप तो विग्रह है, लेकिन जो जोड़ा हुआ रूप क्या है? वो समास है या समस्त पद है या सामासिक पद है। ये तीनों एक ही है। मैंने ऑब्लिक लगा के लिखा है, तीनों क्या है? एक ही। किसी भी समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? इसमें दो पद होते हैं, आपके प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद और द्वितीय पद। अब देखिए दो पद होते हैं, ठीक है सर, हमारे ये बातें क्लियर रहेगी। इसमें दो पद होते हैं। देखो जैसे मेरे पास एक शब्द है मित्रों, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी। अब आप यहाँ पे देखो, रेलगाड़ी एक समास का उदाहरण है, समस्त पद है या सामासिक पद है। इसमें पद कितने हैं? दो। सर पहला पद कौन हो गया? रेल। और दूसरा कौन हो गया? गाड़ी। तो रेल को हम कहते हैं मित्रों पहला पद। क्या कहते हैं? पहला पद। और गाड़ी के लिए हम क्या बोल देंगे? ये कौन सा पद है? सर ये दूसरा पद है। लेकिन साथियों एग्जामिनर इतना भी लेवल डाउन नहीं करेगा कि आपको रेलगाड़ी देके पूछेगा कि इसमें पहला पद कौन सा है और दूसरा पद कौन सा है। इसकी जगह वो पहले की जगह लिख देगा प्रथम पद कौन सा है, और पहला पद प्रथम पद कौन हो गया? रेल। लेकिन साथियों द्वितीय पद कौन सा हो गया? गाड़ी। द्वितीय पद कौन सा हो गया? गाड़ी। लेकिन साथियों वो पहला पद या दूसरा पद या प्रथम द्वितीय भी नहीं पूछेगा। अच्छा तो वो क्या पूछेगा? वो पूछेगा प्रथम पद को कहते हैं मित्रों पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। और द्वितीय पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। क्या कहते हैं? उत्तर या पर पद। अब इसको कैसे याद रखें? क्योंकि प्रश्न तो यहाँ से भी आएगा, पदों की प्रधानता के आगे प्रश्न बनेंगे हमारे। तो देखो पूर्व पद, पूर्व यानी पहला पद और उत्तर यानी बाद पद। भाई जैसे मैं कहूँ कि रवि 9 बजने के पूर्व ही आ गया था, मतलब 9 बजने के पहले ही आ गया था। पूर्व का क्या होता है? पहले, और उत्तर यानी बाद में। या फिर इसको ऐसे याद रख लो, पहले प्रश्न आता है उत्तर आता है। भाई पहले निसंदेह प्रश्न आता है। अब भाई प्रश्न ही नहीं आएगा तो अपन उत्तर कैसे बताएंगे? अपन कोई भोपे थोड़ी है कि आज मुझे के बता देंगे कि भाई इसके माइंड में ये प्रश्न चल रहा है। नहीं, पहले प्रश्न आता है, मतलब पहला पद पूर्व है, पैसे प्रश्न पैसे पूर्व, और द्वितीय पद बाद में उत्तर आता है, तो द्वितीय पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। और मित्रों पर का अर्थ होता है पराया। इन पराया कौन होता है? जो दूसरा होता है। तो द्वितीय पद को उत्तर पद या पर पद कहते हैं। जैसे इसको एक और उदाहरण से समझो आप मेरी बात को। और
हमारी बात यह है मित्रों, जैसे हमारे पास शब्द है गंगा जल। क्या शब्द है? गंगा जल। अब इसमें आपने जानते हैं कि गंगा पहला पद है और जल कैसा पद है? दूसरा पद है। तो गंगा कौन सा पद हो गया सर? ये गंगा पहला पद हो गया। अच्छा, जल कौन सा पद हो गया? दूसरा पद हो गया। मित्रों, पहले पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। दूसरे पद को क्या कहते हैं? द्वितीय पद कहते हैं। पहले की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पूर्व पद लिख सकता हूँ। दूसरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? उत्तर या पर पद लिख सकता हूँ। तो समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? इस कोई भी समास होता है तो उसमें कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। ठीक है सर, यहाँ तक की बातें भी क्लियर है। अब आपको मित्रों देखना है समास के भेद, यानी हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइएगा, समास के भेदों की बात करें तो समास के भेद अपने हिंदी में कितने हो जाएंगे? तो आप सभी जानते हैं कि सर हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों? 6 भेद होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 कौन से हैं? सबसे पहले आपके समास आता है अवयवी भाव समास। कौन सा समास आता है? अवयवी भाव समास। ठीक है, अवयवी भाव के बाद में दूसरा कौन सा आता है आपके? तत्पुरुष समास। कौन सा समास रहेगा? तत्पुरुष। बार बार समास लिखने की जरूरत नहीं है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के बाद मित्रों आपके आता है कर्मधारय समास। कौन सा समास आता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय के बाद में आपका समास आता है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु। द्विगु के बाद में मित्रों आपके पास में आता है द्वंद्व समास, और द्वंद्व के बाद में आपके पास आता है बहुव्रीहि समास। ये इस समास के 6 भेदों का क्रम है। पहले अवयवी भाव, फिर तत्पुरुष, फिर तत्पुरुष के अलावा कर्मधारय और द्विगु, फिर द्वंद्व और फिर बहुव्रीहि। क्या सर मुझे ये क्रम याद हो जाएगा या करना पड़ेगा? देखो, क्रम याद करना कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक बार 2025 के 25 में ही आपके संधि का क्रम पूछा गया था। स्वर संधि जो 5 भेद होते हैं उनका क्रम बताओ। स्वर संधि 5 भेद आपको पता है, पहले दीर्घ आती है, फिर गुण आती है, फिर वर्दी आती है, फिर यण आती है और फिर ए आती है। तो हो सकता है खुदा न खास्ता अगर आपको इन फ्यूचर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि समास के भेदों का क्रम है तो ये क्रम है। सर मैं याद कैसे करूं? तुझे याद नहीं करना है, तुझे याद मैं करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा पैसा ऐसा करना पड़ेगा, आज की क्लास में याद करवा दूंगा। ठीक है दोस्त, अब आओ इधर। लेकिन मित्रों क्या है कि आजकल मैं बात करूं तो ऐसे प्रश्न कम बनते हैं, ऐसे प्रश्न कम बनते हैं। लेकिन एक फैक्ट और है जो आपको ध्यान रखना है, और वो फैक्ट क्या है? देखो, अभी आपको पूछ ले समास के भेद कितने हैं तो 6 भेद है। लेकिन मित्रों अगर आपसे पूछ ले पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद बताओ, किसके आधार पर समास के भेद बताओ? पदों की प्रधानता के आधार, तब आपका उत्तर चेंज हो जाएगा। आपको पूछे पदों की प्रधानता के आधार पर, किसके आधार पर? पदों की प्रधानता के आधार पर। तो मैंने बात की समास के भेदों की। समास के भेद कितने हुए आपके? 6 भेद हो गए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद है, तो साथियों आंसर देने का प्रयास करेंगे कि पदों की प्रधानता के आधार पर आपके समास कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना है, सीधे मैं पूछूं कि हिंदी में समास के कितने भेद है तो आप कितने करोगे? 6 भेद करोगे। कितने भेद करोगे? 6। लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर करें तो आपको ध्यान रखना है पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होंगे? 4 भेद हो जाएंगे। सर ये 4 कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल धैर्य पूर्वक आपको इन बातों को समझना है, स्वतः सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। जैसे जैसे आज की क्लास कंप्लीट होगी तो आज की क्लास जितना पढ़ाए उतना, जैसे हमेशा अपन जितना पढ़ते हैं उतना क्लास में याद करते ही है, आज भी इसी पैटर्न में याद करने वाले हैं। देखो, बाकी बढ़िया नोट्स बना के इनकी पीडीएफ आपको मिल रही है, और जब पूरा मैटर हो जाए या तो इनका आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के या फिर इनको एक बार लिख लो और आराम से अपने एग्जाम आए तब तक 2-3 बार नजर में से निकाल लेना। बाकी इनकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस तो मैं यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी करवा चुका हूँ, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें और आनंद के साथ लगे रहें। देखो इधर साथियों, आपके है पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। तो अब आओ इधर, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था? समास में पद कितने होते हैं? सर 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद या परपद। ठीक है, तो आपके समास के 2 पद होते हैं। और पहला भेद होता है मित्रों, 4 भेद है। पहला भेद है प्रथम पद प्रधान समास। प्रथम को क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं। पहले पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद। तो मैं कह सकता हूं प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान। एक भेद तो आपका वो समास हो जाएगा
जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, मतलब पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है। अच्छा ठीक है सर, दो पद होते हैं ना, समास में दो पद होते हैं, लेकिन एक भेद क्या हो गया, प्रथम पद प्रधान। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा भाई, एक में पहला पद प्रधान हो गया, दो पद होते हैं तो दूसरे में दूसरा पद यानी द्वितीय पद प्रधान हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं द्वितीय पद को क्या कहते हैं मित्रों, उत्तर पद या परपद प्रधान। ठीक है, अगर आप सरल लैंग्वेज में तो उत्तर पद पर पद आप समझ चुके हो, अपन पढ़ चुके हैं कि भाई जो आपका प्रथम पद है इसे ही पूर्व पद कहते हैं, और जो द्वितीय पद है इसे उत्तर या परपद कहते हैं। तो आप सीधे ऐसे लिख दो जिसमें पहला पद प्रधान, पहला भेद क्या हो जाएगा, पहला पद प्रधान। ठीक है, दूसरा भेद है आपकी दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। अगला भेद क्या है, अगला भेद है आपके एक में पहला पद प्रधान हो गया, एक में दूसरा पद प्रधान हो गया। अब सर आगे अगला भेद क्या करना बताओ, चार भेद है, एक में पहला प्रधान है, एक में दूसरा प्रधान है, एक समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान है, यानी पहला भी प्रधान है और दूसरा भी प्रधान है। अगला भेद हमारा हो जाएगा दोनों पद प्रधान। कौन सा भेद हो जाएगा मित्रों, दोनों पद प्रधान। और इसके बाद में मैं बात करूं तो भाई क्या हो जाएगा बताओ, चार भेद ही होते हैं तो सर पद तो दो ही होते हैं, एक तो हमने बना दिया पहला पद प्रधान, एक बना दिया दूसरा पद प्रधान, एक में हमने दोनों पद प्रधान कर दिए। अगले में क्या करोगे, दोनों ही प्रधान नहीं है, दोनों ही पद प्रधान है। अब मान लो पहला ही प्रधान नहीं है दूसरा ही नहीं है, तो प्रधान कौन होगा, तो साथियों यहाँ पर होती है तीसरे अर्थ की प्रधानता, यानी तीसरे पद, पद दो ही होते हैं लेकिन पहला दूसरा प्रधान है तो कोई तीसरा यानी बाहरी अर्थ की प्रधानता अपन इसे कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दोनों ही पद प्रधान नहीं है, तो चौथा भेद क्या हो जाएगा, दोनों पद अप्रधान, जो प्रधान नहीं है वो क्या हो जाएंगे, अप्रधान गौण, दोनों ही पद प्रधान नहीं है, यानी तीसरे अर्थ की या तीसरे पद की प्रधानता, इसको अपन क्या कह सकते हैं, तीसरे पद की प्रधानता, तीसरा पद या प्रधान या तीसरे पद की प्रधानता। इसको मित्रों मैं यही कह सकता हूँ कि बाहरी अर्थ की प्रधानता, तीसरा पद मतलब न तो पहला प्रधान है न दूसरा प्रधान है, तो कोई बाहरी अर्थ हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं बाहरी अर्थ प्रधान। चलो ये आपके समास के पदों की प्रधानता का आधार चार भेद। अब चार है कौन कौन से, तो आप आराम से लेके समझने का प्रयास कीजिए और एक एक इनमें से ढूंढना है कि किसी में पहला है, किसी में दूसरा है, किसमें दोनों है और किसमें दोनों ही है प्रधान है। तो देखो मित्रों यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो पहला पद प्रधान होता है ना वो अवयवी भाव समास में होता है। किसमें होता है, अवयवी भाव समास में। पहला पद प्रधान वाला समास कौन सा हो गया, अवयवी भाव। मैं आपको याद करवा दूं, ठीक है, यहाँ से सीधा प्रश्न आता है आपके, एक बार ये भी पूछा गया कि पहला पद प्रधान दूसरा पद प्रधान दोनों प्रधान और दोनों ही अप्रधान, फिर आगे नाम दे दिया अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्री, अब इनको आपस में मिलाना है। इस प्रकार का प्रश्न भी आता है, कई बार सीधे ही प्रश्न आ जाता है किस समास में पहला पद प्रधान होता है। एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किसमें पहला पद प्रधान होता है, किसमें दूसरा पद प्रधान होता है, किसमें बाहरी अर्थ प्रदान होती है। यहाँ से वन लाइनर प्रश्न भी बनते हैं और अब आप देख रहे हैं कि सब प्रश्न मिलान वाले पूछ रहे हैं, तो आप मिलान वाले प्रश्न भी आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। तो पदों की प्रधानता से प्रश्न बनता ही बनता है। एक प्रश्न थोड़ा नए टाइप का है, मैं लिख देता हूँ किस समास में अंतिम पद प्रदान होता है, अंतिम पद प्रदान होता है। ये बात करेंगे हम बाद में, प्रदान होता है। अभी पहले हमें वो बात समझनी है जो हमने यहाँ पे छोड़ी है, क्या है कि सर पहला पद प्रधान होता है अवयव भाव। याद कैसे करें, तो थे वो देखो जब आप शुरू में स्कूल जाते थे, तो जब हमने पहली क्लास में प्रवेश किया तो जब गुरुजी ने हमें सबसे पहले स्कूल में क्या सिखाया, अंग्रेजी में तो ABCD वो सिखाई, गणित में 1 2 3 4 सिखाए, हिंदी में क्या सिखाए, कैसे कबूतर या फिर ऐसे अनार, पहले स्वरों से शुरुआत की तो ए आ ई ये सिखाए या फिर कै ख ग ये सिखाए। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले ए आता है, इसका मतलब पहला पद प्रधान किसमें है, अवयवी भाव। ये केवल याद रखने का तरीका है, ठीक है, बाकी पहला पद प्रधान होता है क्योंकि इसमें पहला पद उपसर्ग या अवयव होता है, ठीक है, वो माथापड़ी आपको नहीं करनी है। परीक्षा में ऐसा नहीं पूछा जाता है कि इसमें पहला पद प्रधान क्यों है, लेकिन ये पूछा जाएगा पहला पद प्रधान किसमें होता है,
सबसे पहले सर पहल पोत स्कूल में जाते ए सीखते हैं, तो अवयवी भाव में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। आ जाओ दूसरा पद प्रधान। सर देखो तत्पुरुष में पहले कौन है? तत्, और फिर कौन है? पुरुष। दूसरा पद क्या है? पुरुष। तो बताओ पहला तत् है, दूसरा कौन है? पुरुष। और हमारा समाज कैसा है? पुरुष प्रधान समाज है। इसका मतलब तत्पुरुष में सर कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है आपके तत्पुरुष समास में। ठीक है सर, डन। अब बताओ दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? तो मित्रों दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व। देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? दय और वह। इधर भी क्या आ रहा है? दय और वह। बताओ दोनों बराबर है कि नहीं है? तो बिल्कुल सर, दय वह और दय वह दोनों बराबर है। इसका मतलब आपके दोनों पद प्रधान किसमें हो गए? द्वंद्व समास में हो गए। अरे सर मतलब बढ़िया याद रह जाए, अटई दय वह अटई दय वह दोनों ही बराबर ही है, तो दय वह हमारे बिल्कुल द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। इसमें दोनों प्रधान ऐसे होते हैं साथियों, जैसे माता पिता है, चाचा ताऊ है, भाई बहन है, ये इस समास के उदाहरण होते हैं। दोनों का ही अपना अपना बराबर स्थान रहता है। अब सर कोई बात नहीं, हमें तो केवल याद करना है और हमें याद रह जाएगा। फिर दोनों पद है प्रधान, इन दोनों ही प्रधान नहीं है, मतलब क्या है? कोई तीसरा पद प्रधान है, यानी कोई बाहरी अर्थ की प्रधानता किसमें होती है? बाहरी अर्थ प्रधान किसमें होता है? सर हमारे पास समास है बहुव्रीहि, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। सर बहुव्रीहि को याद कैसे करें? याद तुम ऐसे करो, देखो समास कौन सा है? बहुव्रीहि। बाहरी अर्थ प्रधान किसमें होता है? बहुव्रीहि में। मित्रों शुद्ध शब्द है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का अर्थ होता है चावल, धान, अनाज। अपन क्या करना है? याद रखना नहीं, तो ऑटोमेटिक ट्रिक बनाओ, व्रीहि की जगह कर दो ब्री, व्रीहि की जगह क्या कर दो? ब्री। अब याद रखोगे ब्री को अर्थ क्या है? बाहरी। ब्री का अर्थ बाहरी होता नहीं है, लेकिन अपन याद करना है बहुव्रीहि का अर्थ होता है चावल, अनाज, धान, लेकिन अपन याद रखना नहीं, याद रखना बस बहुव्रीहि, ब्री मतलब बाहरी। एक बार मैं थाने पूरा पूरा पांचवी चारवीं भेद वापस याद कराऊं, देखो थे थाने पूछा है हिंदी में समास का कितना भेद है? 6 भेद है। अब ये विभाग तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब अटम पूछा है पदों की प्रधानता के आधार पर कितना भेद है? तो कहीं करो 4 भेद है। याद के फिक्र करा तो देखो सबसे पहले स्कूल में क्या सिखाया? ए सिखाया। पहला पद प्रधान किसमें है? अवयवी भाव में। सर तत्पुरुष में 2 पद है, पहला तत् है, दूसरा कौन है? पुरुष है। तो हमारा समाज कैसा है? पुरुष प्रधान समाज। सर पुरुष दूसरा पद है, इसका मतलब दूसरा पद, पहला तत् हो गया फिर पुरुष है ना, तो दूसरा पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष में। दोनों प्रधान, अरे सर यार ओट देव है रटई देव है, दोनों प्रधान किसमें है? द्वंद्व समास में। और दोनों ही है प्रधान मतलब बाहरी अर्थ। अरे सर बहुव्रीहि को बनाया बहुव्रीहि, और ब्री में याद रखियो ब्री को मतलब क्या है? ब्री को मतलब है बाहरी, यानी बाहरी अर्थ प्रधान तक क्यों है? बहुव्रीहि में। इन बाहरी अर्थ ऐसे होता है जैसे मैं कहूँ 10 आनंद, 10 यानी 10 आनंद मुख, लेकिन यहाँ बाहरी अर्थ निकलेगा 10 है आनंद, जिसके वह कौन? रावण। इसी तरह से बाहरी अर्थ वाले आपके आते हैं बहुव्रीहि समास में। आशा और अपेक्षा यहाँ तक की सारी की सारी बातें आप सभी प्यारे साथियों की समझ में आ गई। साथियों यहाँ समास का बेसिक परिचय होता है कंप्लीट, और जितनी बातें पढ़ी है मैं 2 मिनट में आपको रिवीजन करवा के फिर अपन अगली क्लास में और बातें एक एक समास को लेकर पढ़ेंगे। जैसे आपके जो 6 समास है ना, इनके बारे में बात करेंगे। और इसमें आप एक फैक्ट और भी ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, जैसे आप में से कई भाइयों के मन में आ गया सर अवयवी भाव में पहला पद प्रधान है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है, दोनों प्रधान है, इन बहुव्रीहि में बाहरी अर्थ प्रधान है, लेकिन बीच में बच गया नहीं कर्मधारय और द्विगु एकटधारी। तो ध्यान रखना कर्मधारय और द्विगु ऐसे याद रखना, 2 बच्चे हैं और बच्चे किसके हैं? पुरुष के बच्चे हैं। तो कर्मधारय और द्विगु दोनों ही तत्पुरुष के भेद है साथियों। कर्मधारय भी किसका भेद माना जाता है? तत्पुरुष का भेद। और जो आपने द्विगु भी बच गए वो भी किसका भेद है? तत्पुरुष का। लेकिन थाने परीक्षा में पूछ ले कि कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान है, तो देखो या द्विगु में कौन सा पद प्रधान है, तो यह भेद कितना है? तत्पुरुष का। तो तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान है? दूसरा। तो कर्मधारय और द्विगु में भी कौन सा पद प्रधान हो जाएगा साथियों? दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। अरे भाई तत्पुरुष के बच्चे हैं, तो तत्पुरुष में जो भेद प्रधान है वही इनमें, तो तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है, तो इनमें ही दूसरा पद प्रधान है। अच्छा चलो थे हो गया नहीं कि कर्म याद करवा था, कर्म कौन कराओ, तो सबों पहले लिखो पहलो पद प्रधान, पहलो पद प्रधान कौन? फिर लिखो दूसरा पद प्रधान, दूसरा किसमें? तत्पुरुष में। फिर तत्पुरुष के भेदों के नाम लिखो कर्मधारय और द्विगु। पहलो प्रधान अव्ययभाव, दूसरा प्रधान तत्पुरुष, और तत्पुरुष का 2 भेद कर्मधारय द्विगु। फिर लिखो दोनों ही प्रधान की मैं द्वंद्व, और फिर दोनों ही प्रधान नहीं है कि मैं बहुव्रीहि। बस ओ ये प्रकार में कर्म अपने आप याद हो जाए। अब बढ़ देखो के पढ़ियो आप समास शब्द सम और आस के योग से बना है,
सम यानी पास, आस यानी बैठना, यानी समास को अर्थ हो पास बैठना। लेकिन परीक्षा में पूछा करे शाब्दिक अर्थ, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, संक्षेप या संक्षिप्त कर। यानी जो सर बीच में विभक्ति चिन्ह होंगे, योजक होंगे, अलग अलग शब्द होंगे, लेकिन जब वो बीच में हटा करके उनको हटा करके छोटा रूप बनाते हैं ना, तो वही समास होता है। तो समास का अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। दो शब्दों का परस्पर मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास का विलोम पूछे तो व्यास, संधि का विलोम पूछे तो विग्रह। विग्रह ऑप्शन नहीं होता, आपको विच्छेद कर सका, बाकी दोनों होने पर हमेशा क्या सही माना जाता है? विग्रह। समास छोटा रूप और व्यास धनास विस्तृत व्यास समास का विलोम होता है। परिभाषा सर पूरी बताओ। पूरी परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों, योजकों या अन्य पदों का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं, और वो छोटा रूप ही क्या होता है? समास होता है। फिर सर समास में लोप किसका होता है? तो मित्र समास में सबसे पहले तो हमने देखा विभक्ति का लोप होता है, जैसे यहाँ संबंध कारक की का विभक्ति का लोप हुआ है। योजक जो अवयव पद है, समुच्चय बोधक अवयव, इनमें और है तथा एवं इनका भी लोप होता है, और एक अन्य पदों का लोप भी होता है। ये हमने इस उदाहरण से समझा है। फिर सर जो जुड़ा हुआ रूप है, जो छोटा रूप है, वही समास है, समासिक पद है, ये समस्त पद है। और जो खुला हुआ रूप है, यानी उसे विभक्ति चिन्हों या योजक या अन्य पदों के साथ में लिख दिया है खोल करके, वो समास विग्रह है। ठीक है भाई। फिर हमने देखा समास के भेद कितने हैं? 6 है सर। पहले अवयवी भाव, आंखें बंद करके अपने आप मन मन बोलते रहो, अवयवी भाव, फिर तत्पुरुष, फिर तत्पुरुष के दोनों भेद कर्मधारय और द्विगु, फिर दोनों पद प्रधान सर द्वंद्व में, और फिर बाहरी अर्थ प्रधान बहुब्री। ठीक है। अब सर सीधे पूछे हिंदी में समास के भेद कितने हैं? तो 6। लेकिन आपको पूछ रहे पदों की प्रधानता के आधार पर भेद कितने हैं? 4। तो तब थे खुद बिना देखिए बताओ, पदों की प्रधानता के आधार पर वाले भेद में आप खुद को पूछ लेता हूँ, आपको कितने याद हुए हैं? आप खुद आंसर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पहला पद प्रधान सर, पहले ए आता है और ये बिल्कुल राइट। दूसरा पद प्रधान, अरे सर तत्पुरुष, दूसरा पद है पुरुष, हमारा समाज पुरुष प्रधान, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास। अच्छा, जो कर्मधारय द्विगु थे वो तत्पुरुष के भेद माने जाते हैं इसमें। ठीक है, ये मूलतः संस्कृत के भेद है पदों की प्रधानता के आधार पर। हिंदी में प्रश्न आता है इनका, कई बार पूछा गया, मिलान करो पहला पद दूसरा, दोनों पद, अरे सर देव दोनों बराबर है, द्वंद्व समास, बाहरी अर्थ बहुव्रीहि मतलब बाहरी। इस प्रकार का लॉजिक रखे, ध्यान रखना है। फिर कुछ सामान्य बातें थी, किस समास में अंतिम देखो, अगर मैं ही तो पूछूं पहला पद प्रधान किस में होता है, आप बता दो कवि भाव। मैं कहूँ दूसरा किस में होता है, सर तत्पुरुष में होता है, कर्मधारी में होता है, द्विगु होता है। मैं कहूँ दोनों किस में होते हैं, या द्वंद्व में होते हैं। दोनों अप्रधान इन बाहरी अर्थ किस में होता है, तीसरा अर्थ किस में होता है, बहुव्रीहि में। लेकिन आपने को पूछा अंतिम पद, तो समास में पद कितना है? दो, तो अंतिम गुण है पहला या दूसरा। सर पहला पहला या दूसरा अंतिम, दो ही पद है, दूसरा अंतिम है। ये पूछ रहा है दूसरा पद प्रधान किस में होता है, तो मित्रों दूसरा पद प्रधान होता है आपके तत्पुरुष। ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया प्रश्न है कि अंतिम पद प्रधान किस में होता है। तो मित्रों अंतिम पद को मतलब ये है दूसरा पद, बिल्कुल तत्पुरुष में होता है। और तत्पुरुष के सब भेद होते हैं आपके कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान है, और आपके द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान है। आगे आ जाओ। दो पद होते हैं, पहला और दूसरा। पहले को प्रथम कहते हैं, दूसरे को द्वितीय कहते हैं। पहला ही पूर्व पद है, और दूसरा उत्तर या परपद है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, और समास में दो शब्दों या पदों का मेल होता है। शब्द वर्णों का समूह है, अकेला आया तो शब्द है, वाक्य में लिख दिया तो वही शब्द क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। बस प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने इस प्रकार से लेकर समास के सामान्य इंट्रोडक्शन को समझा, परिचय को समझा। अब ये 6 भेद है, यहाँ से मैं एक एक को लूंगा। पहले भले कोई लोग देखो, पढ़ने का नियम होता है सरल से कठिन का, तो ये द्विगु है, द्वंद्व है, ये छोटे रूप है, मैं इनको पहले ले लूंगा, और इस प्रकार धीरे धीरे करते करते अपन इन 6 के 6 समास को बहुत अच्छे से लेके एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।